जब इंसान जन्म लेता है तब वह पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर होता है। वे उसे अपनी गोद में उठाते हैं, चलना सिखाते हैं, गिरने पर सहारा देते हैं और अपने हिस्से की खुशियां कुर्बान करके उसकी दुनिया रोशन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वही संतान बड़ी हो जाती है और माता पिता बूढ़े। फिर अक्सर ऐसा होता है कि जिन्हें कल सहारा दिया था आज उन्हें ही सहारे की जरूरत पड़ती है। पर दुख की बात यह है कि जब वे अपने ही बच्चों की ओर उम्मीद से देखते हैं तो कई बार उन्हें अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं मिलता। यह कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग दंपत्ति की नहीं बल्कि उन सभी माता पिता की है जो उम्र के उस मोड़ पर आकर खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। रामलाल और कमला देवी की जिंदगी का हर एक पल उनके बच्चों के लिए समर्पित था। उन्होंने अपनी पूरी जवानी दिन रात मेहनत करके अपने दोनों बेटों को पढ़ाया, अच्छे स्कूलों में भेजा, हर जरूरत पूरी की ताकि वे एक बेहतर जिंदगी जी सकें। खुद फटे पुराने कपड़े पहने लेकिन अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उनके सपने देखे, उनकी खुशियों के लिए अपने अरमानों को कुर्बान किया। समय बीता, दोनों बेटे बड़े हो गए, अच्छी नौकरियों में लग गए और फिर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। शुरू शुरू में सब ठीक था, वे आते थे, हालचाल पूछते थे, लेकिन धीरे धीरे भी वही कम हो गया। अब सिर्फ फोनोपचारिक बातें होती, कभी कभार त्योहारों पर आ जाते और फिर अपने जीवन में लौट जाते। रामलाल और कमला देवी अब बूढ़े हो चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था, आंखों में धुंधलापन आ गया था और पैर कांपने लगे थे। घर का आंगन जो भी बच्चों की हंसी से गूंजता था अब सूना पड़ा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें उन्हें याद दिलाती थीं कि कभी ये घर कितना जीवंत था। एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रामलाल ने कांपते हाथों से फोन उठाया और बड़े बेटे को कॉल किया। उधर से आवाज आई, पापा अभी बहुत काम में हूं, बाद में बात करता हूं। उसने छोटे बेटे को भी फोन लगाया लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। रामलाल ने जैसे तैसे पड़ोसियों की मदद से कमला देवी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ा और देर हो जाती तो हालत और गंभीर हो सकती थी। वह सोचने लगा कि जिन बच्चों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वे आज एक फोन तक नहीं उठा सके। कमला देवी कुछ दिनों में ठीक होकर घर आ गई, लेकिन अब उनके मन में एक डर बैठ गया था। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? कौन उनकी चिंता करेगा? कौन उन्हें संभालेगा? कुछ ही महीनों में उनकी स्थिति और खराब होने लगी। उम्र का असर अब साफ दिखने लगा था। एक दिन अचानक रामलाल घर के दरवाजे पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े। उन्होंने फिर से दोनों बेटों को फोन किया लेकिन जवाब वही मिला। पड़ोसियों की मदद से रामलाल अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर इन्हें अब परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर हकीकत ये थी, जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया वे अब उनके लिए वक्त नहीं निकाल सकते थे। कमला देवी अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी थी। उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या यही उस जीवन का अंत है जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए जिया था? क्या अब वे इस दुनिया से अकेले ही चले जाएंगे? रामलाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। आखिरी समय में उसने बस इतना कहा, अगर मेरे बच्चों से बात हो तो उनसे कहना कि हमने हमेशा उनका भला ही चाहा था। कमला देवी के रोने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी, लेकिन वहां कोई अपना नहीं था जो उसे चुप करा सके। उसने कांपते हाथों से अपने बेटे को फोन लगाया, लेकिन फोन अब भी नहीं उठा। कुछ दिन बाद छोटे बेटे का फोन आया। उसने सुना कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, अच्छा मम्मी, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी बहुत बिजी हूँ। कमला देवी के हाथ से फोन गिर गया। उसने सुनी आंखों से देखा। अब ये घर, ये जिंदगी, सब कुछ वीरान हो चुका था। कमला देवी अब पूरी तरह अकेली रह गई थी। जिस घर में कभी हंसी खुशी का माहौल हुआ करता था वहां अब बस सन्नाटा पसरा था। वक्त जैसे रुक गया था। सुबह होती, शाम होती, लेकिन उसके लिए अब हर दिन एक जैसा था। खाना बनाना भी छोड़ दिया था। भूख लगती भी तो सिर्फ पानी पीकर रह जाती। कौन था अब जो पूछता कि माँ आज खाना खाया? कौन था जो देखता कि माँ की तबीयत ठीक है या नहीं? बस एक पुरानी चारपाई और दीवारों पर टंगी उन तस्वीरों के सिवा अब कोई नहीं था। हर दिन वह दरवाजे की तरफ देखती, शायद कोई बेटा आ जाए, शायद कोई हाल पूछ ले, लेकिन दरवाजा वैसे ही बंद का बंद रह जाता। वह कई बार फोन उठाती, लेकिन उधर से हमेशा वही आवाज आती,
अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। उसने फोन करना भी छोड़ दिया। एक रात अचानक बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया, ठंडी हवा खिड़की से टकरा रही थी। कमला देवी कांपते हुए मोमबत्ती जलाने उठी, लेकिन कमजोरी के कारण गिर पड़ी। दर्द से कराहते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बूढ़े हाथों में अब उतनी ताकत नहीं थी। वह फर्श पर पड़ी रही, अंधेरे में घुटनों को समेटे सिसकती रही। सुबह पड़ोसी जब दूध देने आया तो दरवाजा बंद मिला। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। किसी अनहोनी की आशंका में दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देख सबका दिल दहल गया। कमला देवी फर्श पर पड़ी थी, उनकी आंखें छत की तरफ थीं, जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, रामलाल और उनके दोनों बेटों की। उनकी सांसें अभी चल रही थीं, लेकिन बहुत धीमी। पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने देखा और सिर झुका लिया। बहुत देर हो चुकी है। पड़ोसियों ने बेटों को फोन किया, यह बताने के लिए अब शायद कुछ ही पल बचे हैं। उधर से जवाब आया, हम आ नहीं पाएंगे, कुछ काम में फंसे हैं, आप ही देख लीजिए। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। शायद आखिरी बार उनके दिल में ये उम्मीद थी कि उनके अपने अब भी आएंगे, लेकिन ये उम्मीद भी टूट गई। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से तस्वीर को सीने से लगाया और एक लंबी सांस लेते हुए हमेशा के लिए सो गई। अंतिम संस्कार के दिन भी दोनों बेटे नहीं आए। पड़ोसियों ने ही उनकी चिता को अग्नि दी। जलती लकड़ियों की लपटों में वे सारी यादें भी भस्म हो गई जो कभी उन्होंने अपने बच्चों के लिए संजोई थीं। कुछ महीनों बाद बेटे अपने परिवार के साथ गांव आए। घर की हालत देखकर हैरान थे। धूल जमी थी, हर कोना वीरान था, हर चीज वैसे ही पड़ी थी जैसे मां छोड़कर गई थी। अलमारी में रखी उनकी पुरानी साड़ियों में अब भी हल्की सी महक थी। छोटे बेटे ने अलमारी खोली तो एक पुराना संदूक रखा मिला। उसे खोलते ही अंदर से कुछ कागज, चिट्ठियां और मां की डायरी निकली। उसमें आखिरी पन्ने पर बस एक ही लाइन लिखी थी, क्या माँ बाप सिर्फ जरूरत के लिए होते हैं? दोनों बेटे चुप थे, लेकिन अब पछताने का कोई मतलब नहीं था। वे वापस लौट गए और वह घर फिर से सूना हो गया। अब वहां बस खिड़कियों से आती ठंडी हवा और वीरानी ही बची थी। वक्त बीतता गया, लेकिन उस घर की वीरानी वैसी की वैसी बनी रही। कभी हंसते खेलते आंगन में अब सन्नाटा था। बारिश में टपकती छत, दीवारों पर फैली सीलन और खिड़कियों पर जमी धूल इस बात की गवाही दे रही थी कि अब यहाँ कोई रहने वाला नहीं था। आस पड़ोस के लोग कभी कभी आते, घर की हालत देखकर एक दूसरे से फुसफुसाते और फिर अपनी दुनिया में लौट जाते। गांव के कुछ बुजुर्ग अब भी याद करते कि कैसे रामलाल और कमला देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए खपा दी थी। वह के बेटे कितने नालायक निकले, माँ बाप के अंतिम समय में भी नहीं यहीं आए। लेकिन समय के साथ ये चर्चा भी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर एक दिन अचानक वह घर खबरों में आ गया। गांव में अफवाह फैल गई कि वहां रात को किसी के रोने की आवाज आती है। पड़ोस के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कई बार खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा था, जो दूर कहीं रास्ते की ओर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ ने कहा कि रात को दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज आती है, पर जब जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन गांव का एक नौजवान जो शहर से पढ़कर लौटा था, हिम्मत करके उस घर में गया। घर में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर चीज धूल से ढकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एक पुरानी कुर्सी पर किसी के बैठने के निशान थे, जैसे कोई अब भी वहां बैठता हो। उसने इधर उधर देखा। अचानक उसे दीवार पर टंगी माँ बाप की तस्वीर पर धूल जमी दिखी। उसने हाथ से तस्वीर साफ करने की कोशिश की, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह घबराकर बाहर भाग आया और गांव वालों को यह बात बताई। धीरे धीरे लोगों में डर बैठ गया। गांव में अब कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। इसी बीच एक दिन अचानक रामलाल और कमला देवी के बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया। कार बुरी तरह पिचक गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि एक्सीडेंट से कुछ ही सेकंड पहले उसे सड़क पर किसी बूढ़ी औरत की परछाई दिखी थी। उसने घबराकर गाड़ी मोड़ने की कोशिश की और तभी उसकी गाड़ी ट्रक से जा टकराई। छोटे बेटे के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगीं।
रात में उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे में मौजूद है, कोई हल्के हल्के उसके सिर पर हाथ फेर रहा है, लेकिन जब आंखें खोलता तो कोई नहीं होता। कई बार उसे माँ की आवाज़ सुनाई देती, बेटा खाना खाया? लेकिन जब वह इधर उधर देखता तो बस सन्नाटा होता। धीरे धीरे दोनों बेटों की जिंदगी में परेशानियां बढ़ती गईं। बड़े बेटे का बिजनेस डूबने लगा, छोटे बेटे की नौकरी चली गई, घर में कलह बढ़ गई, परिवार टूटने के कगार पर आ गया। आखिरकार एक दिन दोनों भाई गांव वापस लौटे। जब वे उस घर के सामने पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुला हुआ मिला, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा था। अंदर जाते ही उन्हें वही ठंडक महसूस हुई, वही पुरानी कुर्सी, वही दीवारों पर टंगी तस्वीरें। दोनों भाई कमरे के कोने में रखी माँ की डायरी देखने लगे। पन्ने पलटते ही उनका दिल थक से रह गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरी याद आए तो लौट आना, लेकिन तब तक देर न हो जाए। तभी एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में डर और पछतावा था। और फिर उसी पल कमरे की खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। खिड़की के खुलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका पूरे कमरे में फैल गया। दोनों भाई सहमकर पीछे हटे। कमरे के कोने में रखी लकड़ी की पुरानी कुर्सी धीरे धीरे चरमराने लगी, जैसे कोई उस पर बैठ रहा हो। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। बड़े भाई ने हिम्मत जुटाकर कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच दबाने पर भी बल्ब नहीं जला। छोटे भाई ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ रोशनी डाली। हर चीज वैसी ही थी जैसी उन्होंने सालों पहले छोड़ी थी। वही पुरानी अलमारी, वही बिस्तर और वही माँ की चप्पलें दरवाजे के पास रखी हुई, जैसे वह अभी अभी इन्हें पहनकर बाहर गई हों। अचानक कमरे में एक हल्की सी सुबकी सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आवाज उस जगह से आ रही थी जहां माँ की पुरानी तस्वीर टंगी थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नजरें उठाई। तस्वीर की कांच पर नमी थी, जैसे किसी ने रोते हुए उसे छुआ हो। बड़े भाई ने धीरे से कहा, एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक दीवार पर टंगी घड़ी तेजी से चलने लगी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। कमरे का तापमान और गिरने लगा। छोटे भाई को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा है। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आंगन से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों भाई डरते डरते बाहर निकले। आंगन में वही पुरानी लकड़ी की संदूक खुली पड़ी थी, जिसमें माँ ने उनके बचपन के खिलौने, किताबें और कपड़े संभाल कर रखे थे। संदूक के अंदर एक पुराना पत्थर रखा था, जिसे देखकर बड़े भाई के हाथ कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया, बेटा अगर तुम कभी लौट कर आओ तो शायद मैं ना रहूं, लेकिन मेरे इंतजार की आहटें इस घर में अब भी गूंजेंगी। शायद एक दिन तुम्हें एहसास हो कि माँ बाप सिर्फ बोझ नहीं होते, बल्कि वही वो साया होते हैं जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैं जानती हूं एक दिन तुम जरूर लौटोगे, लेकिन तब तक कहीं देर ना हो जाए। पत्र के आखिरी शब्द पढ़ते ही अचानक हवाओं का तेज झोंका आया और संदूक अपने आप बंद हो गई। घड़ी की उल्टी घूम रही सुइयां एक झटके से रुक गईं। पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। माँ बाप को उन्होंने उनकी जिंदगी में नहीं अपनाया और अब शायद वे हमेशा के लिए चले गए थे, लेकिन उनका इंतजार अब भी उस घर की दीवारों में कैद था। कुछ देर बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे इस घर में रहेंगे, इसे फिर से बसाएंगे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के तीसरे पहर जब सब कुछ शांत था, बड़े भाई की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वह धीरे से उठा और कमरे से बाहर झांका। घर के आंगन में हल्की चांदनी फैली थी और वहां वही कुर्सी थी जिस पर कोई बैठा था। फटी हुई सफेद साड़ी में झुका हुआ चेहरा और थरथराते हाथों से कुछ बुनती हुई एक बूढ़ी औरत। उसने हल्की आवाज में कहा, बेटा खाना खा लिया? बड़े भाई का गला सूख गया। उसके कदम पीछे हटने लगे। तभी कुर्सी पर बैठी वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। बड़े भाई की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुर्सी पर बैठी वह बूढ़ी औरत अब धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही थी। घने अंधेरे में चांदनी की हल्की रोशनी उसकी झुर्रियों से भरे चेहरे को टुकड़ों में उजागर कर रही थी। उसका चेहरा आधा छाया में था, लेकिन उसकी बुझी हुई आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वह वहीं थी, माँ। बड़े भाई का पूरा शरीर कांपने लगा।
उसकी आंखों के आगे धुंध छाने लगी, सांसें थमने लगी, उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह कांपती आवाज में बोला, माँ! औरत ने सिर झुकाया जैसे रो रही हो। तभी पीछे से छोटे भाई की नींद भी खुल गई। वह उठकर बाहर आया और जैसे ही उसने माँ को कुर्सी पर बैठे देखा, उसके मुंह से एक चीख निकल गई। भाई, माँ, माँ यहाँ कैसे? बड़े भाई के होठ सूख चुके थे, गला रुक गया था। वह कुछ कहने ही वाला था कि माँ की परछाई कुर्सी से उठने लगी। उन्होंने अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, जैसे हमेशा की तरह उन्हें गले लगाने जा रही हों। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी चाल धीमी थी और हर कदम के साथ कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। दोनों भाई अब भी जड़वत खड़े थे, उनके पैरों में हलचल तक नहीं थी। माँ एक कदम और आगे बढ़ी और उनके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे गीली होती चली गई। दोनों ने नीचे देखा तो पाया कि जमीन पर पानी जैसा कुछ फैल रहा था, ठंडा, अंधेरे जैसा काला। माँ ने फिर से वही सवाल किया, बेटा, खाना खा लिया? ये वही सवाल था जो वह जिंदगी भर पूछती रही, लेकिन इस बार उनकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं समा सकता था। बड़े भाई ने कांपते हुए कहा, माँ, हमें माफ कर दो। माँ टिक गई। उनकी बुझी हुई आंखों से एक चमक निकली, जैसे वह इस माफी का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी घर की घड़ी फिर से उल्टा चलने लगी। तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से पटपटाने लगीं। माँ की छवि धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। छोटे भाई ने घबराकर हाथ बढ़ाया, माँ, मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। आखिरी बार उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा, एक फीकी मुस्कान दी और फिर जैसे किसी धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। घर फिर से वीरान हो गया। घड़ी की सुइयां अपनी जगह पर रुक गई, हवा थम गई, सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। दोनों भाई अब भी खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने माँ को खो दिया था, लेकिन इस बार सचमुच हमेशा के लिए। उस रात के बाद से उस घर से रोने की आवाजें आनी बंद हो गई। अब कोई परछाई खिड़की के पास खड़ी नहीं दिखती थी। माँ चली गई थी, लेकिन उनके दर्द की गूंज शायद हमेशा के लिए उस घर की दीवारों में कैद हो गई थी। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने सुना कि दोनों भाइयों ने वह घर बेच दिया और शहर लौट गए। लेकिन जब भी कोई नया खरीदार उस घर में रहने जाता तो कुछ ही दिनों में वापस भाग आता। कहते थे आधी रात को कोई बहुत धीमी उदास आवाज गूंजती थी, बेटा, खाना खा लिया? गांव में अब भी वह घर वीरान खड़ा था। कई साल बीत चुके थे, लेकिन वहां कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे लोगों ने उसके आसपास जाना भी बंद कर दिया। कहते थे जो भी वहां जाता उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के पैरों की आहट, कभी किसी के सिसकने की हल्की आवाज। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत को खड़े देखा था, जो दूर सड़क की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। शहर से आए हुए लोग थे। उन्होंने सुना था कि ये घर बहुत सस्ते में बिक रहा है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे खरीद लिया। गांव वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर टाल दिया। शाम होते ही पूरा परिवार घर में बसने लगा। फर्नीचर ठीक किया, दीवारों पर नई पेंटिंग्स लगाईं, पुराने सामान को हटाकर नया सामान रख दिया। लेकिन एक चीज जो वे नहीं हटा पाए वह थी दीवार पर टंगी वह पुरानी तस्वीर, जिसमें एक बूढ़ा आदमी और एक औरत खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी, आंखों में गहरी तकलीफ छिपी हुई थी। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को अचानक कमरे में ठंड बढ़ने लगी। नए मालिक की पत्नी को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने करवट बदली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में रखी कुर्सी धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। सुबह उसने ये बात अपने पति को बताई, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। तुम्हारा वहम होगा, उसने कहा। दूसरी रात बच्चे के कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आई। माँ भागकर वहां गई, देखा कि बच्चा बिस्तर पर सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसकी आंखों में डर था। माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कांपते हुए कहा, वो बूढ़ी दादी यहाँ आई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, खाना खा लिया? यह सुनते ही माँ का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अब धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आती, कभी बच्चे के खिलौने अपने आप चलने लगते। हर रात किसी के रोने की हल्की आवाजें सुनाई देती, लेकिन जब घर के लोग उठकर देखते तो
वहां कोई नहीं होता। एक दिन घर की मालकिन को सफाई करते समय संदूक के नीचे एक पुराना कागज मिला। वह धूल से भरा था, लेकिन जब उसने उसे साफ किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह एक पुराना खत था जो किसी माँ ने अपने बेटों के लिए लिखा था। उसमें सिर्फ एक ही वाक्य था, अगर कभी लौट कर आओ तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अब भी यही हूं। उसने वह खत कांपते हुए अपने पति को दिखाया। अब पति को भी एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा था। उन्होंने उसी दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को बुलाया और पूरा मामला बताया। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह घर खाली करना ही ठीक रहेगा। लेकिन इतने पर भी पति पत्नी ने फैसला किया कि वे यही रहेंगे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वे डर से भागेंगे नहीं। उस रात सब कुछ शांत था। पूरा परिवार जल्दी सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक कमरे की सारी लाइटें जलने बुझने लगीं। ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। छोटे बच्चे की नींद खुली और उसने देखा कि कमरे के कोने में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान। उसने फिर वही सवाल दोहराया, बेटा खाना खा लिया? बच्चे की चीख पूरे घर में गूंज गई। माँ बाप भागकर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोने में देखा वहां कुछ नहीं था। अब उन्होंने तय कर लिया कि ये घर छोड़ देना ही बेहतर होगा। उन्होंने सुबह होते ही अपना सामान समेटा और गांव छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक आखिरी बार उस घर की तरफ देखा। दरवाजे के पास वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, एक फीकी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में अब भी इंतजार था। और फिर जैसे ही कार गांव से बाहर निकली, घर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया, हमेशा के लिए। गांव के लोग अब उस घर की कहानियां धीरे धीरे भूलने लगे थे, लेकिन कुछ बातें कभी खत्म नहीं होती। कई साल बीत गए, घर अब भी वीरान था, लेकिन अब वहां कोई हलचल नहीं थी, कोई परछाई नहीं, कोई सिसकी नहीं। ऐसा लगता था जैसे उस घर ने भी अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था, जैसे वह इंतजार अब खत्म हो चुका था। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। शहर से आए एक व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। जब उसने मंच पर बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, एक गहरी टीस जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। उसने कहा कि जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस वो होता है जब हम किसी अपने को खो देने के बाद ये महसूस करते हैं कि हमने उनके साथ समय नहीं बिताया। जब तक वे हमारे साथ होते हैं हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उनकी बातों को टाल देते हैं, उन्हें एक बोझ समझते हैं। लेकिन जब वे नहीं रहते तब हमें समझ आता है कि उनका होना कितना जरूरी था। उसने कहा कि माँ बाप सिर्फ इस दुनिया में हमें लाने वाले लोग नहीं होते, वे वो दरख्त होते हैं जो बिना कुछ मांगे अपनी छांव में हमें पनाह देते हैं। उनकी नाराजगी भी प्यार का एक रूप होती है और उनकी डांट में भी आशीर्वाद छिपा होता है। लेकिन जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, जब हम उनके होने को हल्के में लेने लगते हैं, तब हम अपने ही हाथों से अपने सुख को खत्म कर देते हैं। उसने आगे कहा कि कभी कभी हमें दूसरा मौका नहीं मिलता, हमें उसी समय अपने अपनों की कद्र करनी होती है जब वे हमारे साथ होते हैं। जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बोलते बोलते उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने नीचे बैठे लोगों की तरफ देखा। उनमें से कुछ भावुक हो चुके थे, कुछ अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र करें, अगर वे बूढ़े हो गए हैं तो उनके साथ समय बिताएं, अगर वे नाराज हैं तो उन्हें मना लें, क्योंकि एक दिन जब वे इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब सिर्फ एक सवाल रह जाएगा जो बार बार आपको सताएगा, बेटा खाना खा लिया? इतना कहकर वह मंच से उतरा और तेज कदमों से वहां से निकल गया। गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर किसी ने धीरे से फुसफुसाया, ये वही छोटा बेटा जो सालों पहले अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला गया था।